तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की पीवाईक्यू क्वेश्चन की, जो कि हमने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि पिछले सालों में ग्रुप डी के पेपर में आए थे। हमने पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक क्लास और नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो इस क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा छांट के लिया है, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। या क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। बताइए कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, थर्मामीटर या ट्रेटामीटर या बैरोमीटर। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, थर्मामीटर, ट्रेटामीटर या बैरीमीटर। ओडोमीटर तो आपकी दूरी मापने के लिए किया जाता है, थर्मामीटर ताप मापने के लिए, ट्रोटामीटर भी नहीं किया जाता, लेकिन बैरोमीटर आपका वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में, यानी कि सीबीटी 2 में ही, जो कि आपका 14/6/2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। इसे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, बी आर्द्रता, सी बल या डी विकिरण। बताइए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपकी ऊष्मा हाइग्रोमीटर से नहीं ना मापी जाती और ना ही आपका बल, ना ही विकिरण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? आर्द्रता। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 में शिफ्ट सेकंड में, जो कि आपकी स्टेज फर्स्ट में पूछा था, यानी कि सीबीटी 1 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग में किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा वह उपकरण है जो समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग में किया जाता है। यानी पनडुब्बियों पर ऊपर की तरफ एक यंत्र लगाया जाता है, जो कि हम समुद्र के बाहर की वस्तुओं को देख पाएँ। तो उसका क्या नाम है बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एपिडियोस्कोप या ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर। तो ओडोमीटर तो आपका दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। पेरिस्कोप भी नहीं, रेडियोस्कोप भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पेरिस्कोप का उपयोग
हम पनडुब्बियों में पानी के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 10/4/2016 में पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 में और स्टेज फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा था कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। या वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर या अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। तो वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप बताएंगे टेकोमीटर, लेक्टोमीटर नहीं, थर्मोमीटर नहीं, ताप को मापता है, अल्टीमीटर भी नहीं नापता, ये नापता है आपका बैरोमीटर। तो हमें दबाता कौन है, बैरी। तो ये ट्रिक है, वायुमंडल दाब दबाता कौन है, बैरी, यानी कि बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 12/4/2016 में, जो कि आपकी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, यानी कि स्टेज फर्स्ट, यानी कि एएलपी सीबीटी 1 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम, कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था कि हमें दबाता कौन है, बैरी, यानी कि वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है, बैरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, टेकोमीटर भी नहीं, थर्मोमीटर ताप मापता है या ताप मापता है, और ओडोमीटर आपकी दूरी मापता है। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 में सीबीटी 1 और शिफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसको, सूर्य को देखने के लिए। तो आप बताइए कि सूर्य को देखने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। स्ट्रेटोस्कोप या हेलियोस्कोप या टेलीस्कोप या सन मीटर का। आप बताएंगे कि सूर्य को देखने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रेटोस्कोप का भी नहीं करते हैं हम, और ना ही आपका टेलीस्कोप का, और ना ही आपका सन मीटर का। तो आपका उपयोग करते हैं हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हम इसका हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 में, जो कि आपका शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में ही पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसको? विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर या विभवमापी या वोल्टमीटर। अब बताइए कि विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का, गैल्वेनोमीटर या विभवमापी या वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप बताएंगे एमीटर का नहीं करते, ना ही आप गैल्वेनोमीटर का और ना ही आप विभवमापी का। तो आप करते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसको विभवांतर को मापने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन में पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 8/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में। कौन सा? ग्रुप डी ने 8/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा कि विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का ये यहाँ पर आता डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। एमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। आप बताएंगे कि विभवमापी का उपयोग इसका विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 तो आप बताएंगे विभवमापी को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग भी नहीं करते, ना ही आप विभवमापी का, ना ही आप गैल्वेनोमीटर का। तो आप उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का। इसका वोल्ट मीटर का। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 18/10/2018 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 में शिफ्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए आपकी सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर या लेक्टोमीटर का। आप बताएंगे कि सर्किट में बिजली की प्रवाह यानी कि उसमें बिजली है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आप बैरोमीटर का उपयोग इसमें नहीं करते हैं, और न ही आप एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, और ना ही आप लेक्टोमीटर का। लेक्टोमीटर आपकी दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग में की जाती है। तो आप करते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग। अब कि सर्किट में बिजली की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका स्टेज फर्स्ट 26/4/2016 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है।
अब आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 26/4/2016 का, जो कि आपका शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि एक सर्किट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए आप किसका इस्तेमाल किया जाता है कि सर्किट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए? तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर या एनीमोमीटर या क्रेनोमीटर? बताइए इस एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं? आप स्पीडोमीटर का नहीं करते और ना ही आप स्पीडोमीटर जो वाहनों में आपने कितनी स्पीड चल चुके हो वो पता लगाने के लिए लगाया जाता है स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर भी नहीं आपका क्रेनोमीटर। तो आपका टैकोमीटर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर। टैकोमीटर का उपयोग हम एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 31/3/2026 को 16 को सॉरी आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 में शिफ्ट सेकंड में, जो कि आपकी स्टेज फर्स्ट होती है, यानी कि अब इसे हम CBT 1 कहते हैं। पहले इसे स्टेज फर्स्ट कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पर बाद में इसके क्वेश्चन के लास्ट में बड़ा ही ध्यान देना है कि आपसे ये पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या ये पूछा कि कौन सा कथन गलत है। तो आपसे इसमें पूछा कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए एक एक करके कुछ सारे ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो भैया देखो ऑप्शन नंबर डी ये तो बिल्कुल सही है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये तो बिल्कुल बात सही है। और ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम बात सही है। लेकिन पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि पदार्थ के कण जो वो स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, जो कि आपका पेपर हुआ था 31/8/2018 में और शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा था। अब शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। क्या डैश एक शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए, चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, दूध। या ऑप्शन नंबर डी, वायु। तो आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। बताइए क्या एक शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए,
चीनी का घोल, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो आप बताएंगे कि चीनी का घोल शुद्ध नहीं होता और नहीं ही आपका दूध भी शुद्ध होता और ना ही आपका वायु शुद्ध होती है। तो आपका मीथेन जो होती है, मीथेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी? कि ऑप्शन नंबर बी मीथेन जो है हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी मीथेन हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 24/9/2018 की शिफ्ट फर्स्ट में। अब आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। चलिए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से विधान को हम कथन भी बोलते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पहले ए को पढ़ेंगे हम। तो दृढ़ता पदार्थ के प्रकार दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का एक आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई भी आकार नहीं होता। और ऑप्शन नंबर बी क्या कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैस में यह गुण पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए आ रहा है। केवल ए गलत, केवल बी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन नंबर बी सत्य है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी में, जो कि आपकी पेपर हुआ था 11/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में। लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। इसमें मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए समांगी में, ऑप्शन नंबर बी विषमांगी में, ऑप्शन नंबर सी समांगी और विषमांगी दोनों में, या ऑप्शन नंबर डी शुद्ध पदार्थों में। तो आप बताएंगे मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो आप बताएंगे मिश्रण प्रकृति किस किस में हो सकता है? केवल समांगी में, या विषमांगी में, या समांगी और विषमांगी दोनों में, या शुद्ध पदार्थों में केवल? तो केवल समांगी में नहीं, विषमांगी में भी केवल नहीं, लेकिन शुद्ध पदार्थों में नहीं। लेकिन आपसे ये पूछा है समांगी और विषमांगी दोनों में। हाँ, ये सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी समांगी में भी होता है और आपका यह विषमांगी में भी होता है। इसमें समांगी और विषमांगी में दोनों में होता है, लेकिन इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। समांगी और विषमांगी दोनों में होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था आरआरबी जेई 2/6/2019 में शिफ्ट फोर्थ में। कौन सी? शिफ्ट 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा कि एक मिश्रण धातु किसका एक उदाहरण है? कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा था कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक कोलाइड विलयन का। ऑप्शन नंबर 1 कोलाइड विलयन, ऑप्शन नंबर बी पयास, या ऑप्शन नंबर सी विलयन, या ऑप्शन नंबर डी विधि मिश्रण। क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो कोलाइड विलयन का नहीं होता है एक मिश्रण, और ना ही आपका पायस, नहीं आपका विधि मिश्रण। तो आपका हो जाएगा ठोस विलयन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? ठोस विलयन में एक मिश्रण धातु किसका उदाहरण है। एक ठोस विलयन का। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, जो कि आपकी 10 अक्टूबर 2018 में शिफ्ट सेकंड में हुआ था। तो आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 में शिफ्ट सेकंड में हुआ था पेपर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब हमारे यहाँ पे हैं बायो के क्वेश्चन। ये बायो के क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के मध्य पर केंद्रित है। क्या? क्वेश्चन नंबर 16 कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के मध्यम पर केंद्रित है। तो आप बताएंगे कि विकासीय जीव विज्ञान, या मानवशास्त्र, या आनुवांशिकी, या जैव प्रौद्योगिकी। यह क्वेश्चन पूछा था आपका ग्रुप डी ने, जो कि आपका 23 अक्टूबर 2022 में शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कौन से? आरआरबी ग्रुप डी का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 विकासीय जीव विज्ञान नहीं, लेकिन मानव शास्त्र ये भी गलत हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। बताइए आपकी सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। तो आप बताएंगे कि सब्जी और फलों और फूलों और फलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी एपीकल्चर, या ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका फल और सब्जियों को सेरीकल्चर नहीं कहते हैं, और ना ही आपका एपीकल्चर, और ना ही आपका हॉर्टिकल्चर। तो आपका क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी पीसीकल्चर। क्या? पीसीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पीसीकल्चर के द्वारा सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के अध्ययन किया जाता है। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का 9 फरवरी 2021 का, जो कि आपका शिफ्ट सेकंड
और स्टेज फर्स्ट, जिसे आज हम CBT फर्स्ट बोलते हैं। ये है CBT फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। बताइए आप कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, या ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी एटियोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? सेरोलॉजी नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, एटियोलॉजी भी नहीं कहते, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन था आपका RRB NTPC, जो कि आपका 8 फरवरी 2021 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब RRB NTPC 8 फरवरी 2021 शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि विटीकल्चर। क्या? विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? क्या? क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि विटीकल्चर क्या है। सब्जियों की खेती, ऑप्शन नंबर ए सब्जियों की खेती, ऑप्शन नंबर बी आम की खेती, या ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती, या ऑप्शन नंबर डी फलों की खेती। तो आप बताइए कि विटीकल्चर को क्या कहते हैं। बताइए कि विटीकल्चर को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था RRB NTPC ने, जो कि आपका 11 जनवरी 2021 में शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। कब? RRB NTPC में 11 जनवरी 2021 में शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट में आपका पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। तो आप बताएंगे कि विटीकल्चर को क्या कहते हैं। सब्जियों की खेती नहीं, विटीकल्चर आमों की खेती से संबंधित है नहीं, फूलों की खेती से संबंधित है विटीकल्चर नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विटीकल्चर के द्वारा हम अंगूरों की खेती करते हैं। किसकी? अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं विटीकल्चर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है कि एफियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20 कि एफियोग्राफी क्या? एफियोग्राफी। एफियोग्राफी का क्या अभिप्राय है। एफियोग्राफी का क्या अभिप्राय है, यानी कि एफियोग्राफी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन पूछा था आपका RRB NTPC ने 19 जनवरी 2021 में। कब? 19 जनवरी 2021 में शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट में, जिसे हम CBT 1 कहते हैं। तो एपियोग्राफी बताइए आप कि एफियोग्राफी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंकालों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सिक्कों का अध्ययन। तो आप बताएंगे कि एपियोग्राफी के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। कंकालों का अध्ययन नहीं करते हैं, और ना ही हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं एपियोग्राफी के अंदर, और ना ही हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। क्या? शिलालेखों का अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत? एपियोग्राफी के। आपका ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। एफियोग्राफी के अंदर हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर एंड बेल आइकन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। आप अपना पिछला रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल।